हेलो दोस्तों। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे अवेटेड लेक्चर पर, जो कि है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमें बताती है क्वांटम नंबर्स के बारे में। और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो सबसे लेटेस्ट मॉडल है जो कि फॉलो हो रहा है। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको काम आएगा चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में भी, और क्लास 12th में जब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ते हो वहाँ पर भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही काम आता है। बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और जे थॉमसन तो बहुत ही पुराना है। ये सारे मॉडल्स अब जो है वो डिस्कार्ड हो चुके हैं। जो चल रहा है इस वक्त वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसकी डेरिवेशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोग सीधे इक्वेशन लिखेंगे। आपको उसमें क्या चीज है, क्या डिनोशंस है वो मैं बता दूंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ना तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन नीट के सिलेबस में है, ना ही सीबीएसई के सिलेबस में है। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन अगर आप लोग बीएससी करोगे तब आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो तब वहां पर डिराइव करनी पड़ेगी। हालांकि वो भी कोई टफ नहीं है। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है एनर्जी इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी, इन सबको मिलाकर ही श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन जो है वो बनती है। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, 1% भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को डिराइव नहीं करेंगे। हम लोग सीधे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या हमें मिलते हैं, क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और नीट के मैं बताऊं पिछले 10 से 15 सालों में सबसे ज्यादा सवाल जो आए हैं वो इन्हीं दो टॉपिक्स आए हैं, क्वांटम नंबर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इन्हीं दोनों पे बेस्ड आए हैं। जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन बने हैं नीट के, उसको उसके अंदर भी क्वांटम नंबर्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जो स्टेटमेंट्स है उनको इंक्लूड किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में हर साल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से सवाल आता ही आता है, एक सवाल। तो बड़ी ध्यान से पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर से डील करेंगे और लेक्चर की लेंथ पर डिपेंड करेगा कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग पर पहुंच पाएंगे या नहीं। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका जो है लेक्चर अगला आएगा, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग अंत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ और क्वांटम नंबर्स के साथ। तो ये है हमारे पास श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, जिसकी जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को बस ये इक्वेशन एक बार देख लो, रटने की भी जरूरत नहीं है इसको। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड का स्क्वायर, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइज इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ पर क्या क्या है, साई जो है वो वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है। तो उस जो साई है वो वेव का एम्पलीट्यूड डिनोट कर रहा है। एक्स वाई जेड जो है वो कोऑर्डिनेट्स हैं, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इसमें टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो वी दिख रहा है आपको, और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। साई, अब इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं और यही आएगा, अगर आएगा तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड, कि साई का क्या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन अगर इसका आप स्क्वायर कर देंगे साई स्क्वायर, तो साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो आपको एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का स्क्वायर कर देना है। तो आपको यस, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को वो ही बोलते हैं साई, तो साई का स्क्वायर कर देना है। तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये पता लग जाएगी। तो नीट में अगर सवाल आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिलेटेड तो यही दो पॉइंट्स वो पूछ सकता है कि साई का क्या सिग्निफिकेंस है। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और अगर आप साई स्क्वायर करते हैं तो उससे क्या पता लगता है, आपको प्रोबेबिलिटी पता लगती है किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से यही दोनों पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्वांटम नंबर्स मिलेंगे। अब ऑब्वियसली जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके क्वांटम नंबर्स कैसे आएंगे ये भी हमारे सिलेबस में नहीं होगा। तो हम लोग सॉल्विंग पार्ट नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे क्वांटम नंबर्स के साथ डील करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो बोहर ने तो कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, लेकिन
जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये एक 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम कितना? अप टू 90%, कि हाँ 90% यही प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इट मे बी डिफाइंड एज अ 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस विद इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, मतलब आपने कहा कि इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां पर है पाए जाने की, तो एटॉमिक ऑर्बिटल वही जगह है। क्या आपसे अगर कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का इस उसके अंदर एटम के अंदर कहां पर प्रेजेंट है, तो आप उसके एटॉमिक ऑर्बिटल को बता दोगे कि यहां पर 90% प्रोबेबिलिटी। आप एग्जैक्ट पोजीशन तब भी नहीं बता सकते, आप कहोगे कि हाँ 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहीं पर है इलेक्ट्रॉन। तो इट मे बी डिफाइंड एज अ 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस within which probability of finding an electron of given energy is maximum and maximum up to 90%। ठीक है, तो जब आप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। और क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं? क्या है क्वांटम नंबर्स? इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का सेट है with the help of which we can get complete information about all electrons in an atom, that is location, उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके का ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ है, और उस ऑर्बिटल की भी क्या शेप और क्या ओरिएंटेशन है, आप सब कुछ क्वांटम नंबर से बता सकते हो। और क्वांटम नंबर्स है क्या? 4 नंबर का सेट। ये 4 नंबर अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है तो आप उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन क्या ऑर्बिटल लेके बैठा हुआ है, क्या उस ऑर्बिटल का शेप है और क्या उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पूरी जन्म कुंडली आप बता सकते हो अगर आपको क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स जो 4 हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे कैसे आते हैं वो अब हम आगे लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो पहला क्वांटम नंबर है हमारा, क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर बहुत सारे शेल्स होते हैं, तो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। एक तरीके से तुम समझ सकते हो, अगर मैं बोहर मॉडल की बात करूं कि किस, वैसे कहना नहीं चाहिए पर किस सर्कुलर ऑर्बिट, एक तरीके से मान सकते हो तुम कि किस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। हालांकि वर्ड गलत है क्योंकि यहां पर जो है वो शेल वाला सिस्टम आ गया था। ठीक है, तो इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही वाला फॉर्मूला En इक्वल्स टू -2.18 into Z²/n² जूल पर एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। अब ये सारे एनर्जी वाले अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम लोग पिछले वाले लेक्चर्स में जाओ किस तरीके से ये एनर्जी सब आई थी। अब n क्या है इसके अंदर? n इज 1, 2, 3, 4। n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है शेल के फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। तो ये जो शेल्स हैं इनको अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग होती है के से, जैसे कनिष्क मेरा नाम है तो के से शुरुआत होती है। फर्स्ट शेल के शेल होता है, सेकंड शेल एल शेल होता है, थर्ड शेल एम शेल होता है, के एल एम एन ओ पी, फोर्थ शेल एन शेल होता है। और जो शेल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी जो बढ़ती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती है। के के अंदर सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी एल के अंदर, उससे ज्यादा एनर्जी एम के अंदर, उससे ज्यादा एनर्जी एन के अंदर। भाई तुम वैसे भी देख सकते हो -2.18 into Z²/n² है, तो जैसे जैसे माइनस की वैल्यू तुम्हें 0 की तरफ लेके जानी है तो तुम्हें n की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। भाई n की वैल्यू तुम बढ़ाओगे, एनर्जी की वैल्यू कम मतलब माइनस कम होगा, यानी 0 की तरफ ज्यादा ट्रेंड होगा। तो जैसे जैसे तुम एनर्जी वो शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे एनर्जी नेगेटिव से 0 की तरफ होती चली जाती है, और नेगेटिव से 0 की तरफ होगी मतलब एनर्जी का बढ़ना। ठीक है, तो और फॉर्मूले क्या है कि अगर किसी शेल में, अगर तुम्हें किसी प्रिंसिपल शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो उसका फॉर्मूला है 2n²। 2n²। मान लो तुम्हें सेकंड प्रिंसिपल शेल के अंदर वो पूछ ले कि सेकंड शेल के अंदर कितने, इन क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, इन सेकंड शेल हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स
अभी इसकी फील भी आ जाएगी जब तुम आगे और 3 क्वांटम नंबर्स को पढ़ोगे। प्रिंसिपल के बाद आता है एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जब ये चारों क्वांटम नंबर पढ़ लोगे तब तुम्हें फॉर्मूले भी नहीं लगाओगे। अभी तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम अपने आप दिमाग लगा के बिना फॉर्मूले से निकाल दोगे आंसर। तो अगर कह रहा है इन सेकंड शेल हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो कर दो 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का क्यूब, यानी 8 आंसर। अब देखो ये वाली बात जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ये 12th वाले बच्चों के लिए और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, जो बिल्कुल अभी जिनको 0 है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उनके लिए ये वाली बात नहीं है, उन्हें समझ में आ जाएगी भी चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट होने के बाद। सेकंड सेल में देखो तुम्हारे पास 2s होता है और 2p होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो क्लास 12th में है या ड्रॉप ईयर में है, तो उन्हें ये वाली बात समझ में आ जाएगी। जिन्हें जो नहीं है अभी, जो क्लास 11th में ही है, वो अभी जब तुम चारों क्वांटम नंबर पढ़ लोगे उसके बाद ये वाली बात समझ में आएगी। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब तुम उसमें जब तुम सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ लोगे। अब मान लो तुमसे वो पूछ ले इन थर्ड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो लगा दो फॉर्मूला 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, थर्ड सेल देखो क्या क्या होता है थर्ड सेल के अंदर, 3s, 3p और 3d। ठीक है, तो 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल होते हैं 3d के। ठीक है, तो 10 इसके, 6 इसके कितने हो गए 18, 16 और 2 इसके कितने हो गए टोटल 18। तो इस तरीके से तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब तुम लोग खिलाड़ी बन जाओगे क्वांटम नंबर्स के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगाने का किसी प्रिंसिपल शेल में n², यानी 2 से इसको डिवाइड कर दिया। भाई इलेक्ट्रॉन्स इसको देखो, जो ड्रॉपर बच्चे हो समझो कि जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n² है तो ऑर्बिटल निकालने का n² होगा। अब मान लो सेकंड शेल में तुमसे पूछ ले सेकंड शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स, सेकंड शेल टोटल ऑर्बिटल्स, सेकंड शेल के टोटल ऑर्बिटल्स, तो n², 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब वैसे देखो तुम लोग सेकंड शेल यानी 2 की बात कर रहा है ना, तो इसके अंदर क्या होता है 2s और 2p होता है, तो 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब तुम क्वांटम नंबर्स के अंदर खिलाड़ी बन जाओगे तब फॉर्मूले से नहीं खेलोगे तुम लोग डायरेक्ट ऑर्बिटल्स के साथ खेलोगे। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं हमारे दूसरे क्वांटम नंबर की, एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम L से, L। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं n से, n फॉर नेस्ट से, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं L से, L फॉर लैडर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी शेल में प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी मेन शेल डू नॉट हैव सेम एनर्जी एज दे मूव अलोंग डिफरेंट पाथ्स, हेंस हैव डिफरेंट एनर्जीज। तो आप ये क्या बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेल के अंदर के प्रेजेंट का सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है शेल के बारे में और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है आपको सब शेल के बारे में। ये ऑर्बिटल का शेप बताता है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल का शेप क्या है। भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो आपको पता लग गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि इस शेल के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस शेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं फील करवाने के लिए कहूं तो जो थर्ड शेल है उसके अंदर 3s, 3p और 3d, अब ये 3 तरीके का सबशेल होगा, एक s सबशेल, एक p सबशेल और एक d सबशेल। तो अब अगर आपसे कोई ये कहे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है, तो आप उससे सवाल करोगे कि ठीक है भाई थर्ड शेल में तो प्रेजेंट है, हमने मान लिया, लेकिन उसमें भी कहां पर प्रेजेंट है, 3 सबशेल है थर्ड शेल के अंदर भी, तीन तरीके के सबशेल हैं। अब उसमें कौन से में 3s के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अलग एनर्जी होगी, 3p के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी अलग एनर्जी होगी, और 3d के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अलग एनर्जी होगी। तो आप हमें ये बताओ कि शेल के अंदर भी कौन सा सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये spd या
एसपीडीएफ क्या होते हैं? ये सारे ऑर्बिटल्स। तो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और अगर ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा तो उनकी शेप के बारे में बताएगा। भाई ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस हो रहा है तो उसकी शेप के बारे में डिस्कस भी होगा। तो किसी सबशेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसका फॉर्मूला 4l+2 है। जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2n²। वैसे ही सबशेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है 4l+2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए इसका हाफ कर दोगे। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर क्या था? 2n²/2 n² आया था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का इन शेल। वैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का इन सबशेल जो फॉर्मूला है वो है 2l+1। एंगुलर मोमेंटम एक नई टर्म आती है इसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर कि एंगुलर मोमेंटम क्या है उस सबशेल के अंदर। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के अंदर प्रेजेंट है और शेल के अंदर भी किसी सबशेल में प्रेजेंट है। तो सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है उस सबशेल के अंदर? तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट L इंटू L+1 इंटू, अब ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये अलग है, इंटू h/2π। अब इस h/2π को ना ऐसे h लिख के और ऐसे ये लगा देते हैं स्लैश ऐसे टाइप, तो इसको बोलते हैं TOE। ठीक है, अंडर रूट L इंटू L+1 इंटू h/2π। और h/2π को अगर सॉल्व नहीं करना है न्यूमेरिकली तो h पे ऐसे स्लैश लगा देते हैं जिसको टो बोलते हैं। अब क्या है L? L कैसे निकाल सकते हैं हम? L का फॉर्मूला है 0 to n-1। ठीक है, अगर किसी शेल, अब जैसे L की वैल्यू अगर अभी आगे बात करेंगे 0 to n-1 को कैसे यूज करना है, पहले तो मैं सबशेल और उनकी शेप पता होनी चाहिए। L जो है अगर 0 है तो वो सबशेल S में है। अगर L की वैल्यू आती है 1 तो वो सबशेल P में है। अगर L की वैल्यू आती है 2 तो वो सबशेल D में है। और अगर L की वैल्यू आती है 3 तो वो सबशेल F में है। S का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, P का शेप जो है वो डंबल होता है, जैसे स्फेरिकल ये इस तरीके का स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल एटॉमिक ऑर्बिटल है ये। इसका डंबल ऐसा होता है, इसका डबल डंबल कैसा होता है? ये और फिर ऐसे ये ऐसे डबल डंबल। और F का जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उस F का एटॉमिक ऑर्बिटल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर, उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप है, 3D उसमें देखा जा सकता है वो। तो स्फेरिकल ऐसा होगा, डंबल ऐसा होगा, डबल डंबल इस तरीके का होता है वो। अब इसमें भी ओरिएंटेशन होती है, जैसे कि स्फेरिकल की तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी। अगला जो क्वांटम नंबर हमारा आने वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ओरिएंटेशन के ऊपर बेस्ड है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या होती है, मतलब वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है कि वाई एक्सिस में। तो अब ये डंबल की तो देखो ना 3 तरीके से बन सकता है। एक तो ये ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया एक्स एक्सिस में प्रेजेंट, ठीक है, ये तो वाई एक्सिस में प्रेजेंट है पहला जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है। तीसरा ऐसा भी बन सकता है जेड एक्सिस में प्रेजेंट। डबल डंबल का भी यही सीन है, इस तरीके का डायग्राम बनता है डबल डंबल का। अब ये एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड 3 तरीके की शेप बनती है, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और एक ऐसा शेप होता है इसका डोनट शेप, ठीक है। तो 5 तरीके के बनते हैं इसके अंदर। एक तरीके का ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 3 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके इसमें 5 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 7 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक तरीके का ऑर्बिटल S में, 3 तरीके के ऑर्बिटल P में, 5 तरीके के ऑर्बिटल D में, ये सब नोट करते चले जाओ। और F के अंदर 7 तरीके के 7 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं N और L के रिलेशनशिप के बीच में। तो सपोज करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है, N की वैल्यू 1 है, किसी फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? n-1 कर दो, मतलब फॉर्मूला जो वैलिड वो n-1 है। 0 to n-1 मतलब 0 भी होता है, जैसे कि इसके केस में है। अगर n में से 1 माइनस करो तो क्या रह जाएगा, मतलब 1 में से 1 माइनस किया कितना रह गया? 0। अब 0 की शेप बताओ क्या होती है, मतलब 0 के अंदर किस तरीके के प्रेजेंट होते हैं? 1 तो शेल हो गया, और सबशेल क्या हो गया? L0 है, तो L0 में क्या बताया था मैंने? L0, अगर L0 है तो क्या कौन सा सबशेल है? S सबशेल होता है, तो 1s यही होगा, बस एक ही लिख सकते हैं हम इसके अंदर। n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो अब किस L जो है n-1, यानी
अब क्या क्या हो सकता है एल, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। भाई 0 और n-1 दोनों हो सकते हैं, इसके अंदर तो 0 और n-1 दोनों ही 0 आ रहे हैं, 1 में से 1 गया 0 और 0 तो रहता ही है। l क्या होगा, अब 0 और n-1 किया, 2 में से 1 गया तो 1, तो 2s, एक तो 0 वाला और एक 1p वाला, ये 1 वाला तो 2p। अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सा सबशेल है, p, तो 0 के लिए 2s और 1 के लिए 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या हो गया, 0, 1, 2। भाई 3 तरीके के अब प्रेजेंट हो सकते हैं ना, 0 और मतलब l जो होता है वो हमेशा n से एक वैल्यू कम होता है, ये बात ध्यान रख लो तुम लोग। इससे ज्यादा और कुछ ये फॉर्मूले मत याद रखो कि 0 to n-1, मतलब 0 to n-1 रेंज बता रहा हूं मैं, 0 और उसके बाद जितना भी n-1 है, यानी 3-1 2, यानी 0 से लेकर 2 के बीच के सारे l लिखे जाएंगे इसमें, 0 1 2, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, 3s 3p और 3d। l की वैल्यू अगर 2 होती है तो अभी हमने बताया था ना कि d होता है, d सबशेल होता है। n की वैल्यू अगर 4, अगर मान लो कोई तुमसे कहे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे प्रिंसिपल शेल में प्रेजेंट है, तो l की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये 4 तरीके के होंगे, तो क्या लिखा जाएगा इसमें, 4s 4p 4d 4f। अगर n की वैल्यू 5 है तो क्या लिखा जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। एक्चुअली 4 भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता, बट बात यह है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं ना, 118, ये शायद अब कुछ सुनने में आ रहा है कि 119 20 जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं अभी, 118 तो हमारे पास स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल है, उसके बाद भी अभी जो 1 2 3 जो डिस्कवर हुए हैं वो अभी तक पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड नहीं किए गए। बात ये है, तो 118 जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं ना अभी तक, उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है ना, वो f ऑर्बिटल तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो जब f ऑर्बिटल तक कंप्लीट हो गई तो हमें g ऑर्बिटल, भाई s p d f, और मतलब एक लेट कर लिया मैंने, अगर g ऑर्बिटल हम ऐसे ही नाम से मान ले तो g ऑर्बिटल की अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ी है, तो इसलिए अभी हम लोग 5 के अंदर ये वाला जो है फोर्थ ऑर्बिटल यानी g 5g ये नहीं डालेंगे। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, हालांकि वैल्यू कंसीडर हो सकती है, बता रहा हूं ना, l की वैल्यू 0 to n-1, फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, यानी यहाँ पे 4 भी लिखा जा सकता है, बट बात ये है कि हम लोग अभी स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये लिखा जा रहा है। तो अब जब जी सबसेल की अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी है 118 एलिमेंट्स के हिसाब से, तो अभी हम क्यों लिखें, अगर कभी आगे जरूरत पड़ेगी, नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बहुत सारे, तो फिर जी सबशेल की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अभी हम क्या लिखें, 5s 5p 5d और 5f। ऐसे ही 6 के लिए हम क्या लिखें, 0, 1 और 2, तो 6x और 6p। और 7 के लिए 0, 1 7s और 7p। अब तुम कहोगे वही वाली बात आ रही है ना यहाँ पर, भाई 3 क्यों नहीं लिखा, 6f क्यों नहीं लिखा। अब 6f की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी आगे तुम पढ़ोगे जब इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जब तुम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ रही है 6f की। मान लो अब आगे अगर बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया, आगे आने वाले 20 30 25 30 सालों में हमने कुछ वैसे एलिमेंट्स भी बना लिए, मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल 118 से ज्यादा की बढ़ जाएगी, तब जो हमें जरूरत पड़ेगी और ज्यादा सबशेल्स की। तो अभी जो स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से S P D और F यही 4 सबशेल हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स के हिसाब से, और ये जो 7s 7p मतलब ये इस स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखा, यही सबशेल्स जो हैं वो यूज होते हैं, इसके अलावा और यूज नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल के अंदर प्रेजेंट है और किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। अब जो सब शेल है जैसे कि S P D F जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे,
तो उनकी ओरिएंटेशन क्या है, मतलब उनकी शेप तो हमें पता लग गई है, लेकिन जैसे एस की शेप जो है वो स्फेरिकल है, पी की शेप जो है वो डम्बल शेप्ड है, एफ और डी जो है वो डबल डम्बल है, लेकिन इन शेप्स में भी वो किस तरीके से, किस अरेंजमेंट में, या किस एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, कि वाई एक्सिस में प्रेजेंट है, कि जेड एक्सिस में प्रेजेंट है, तो जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल की वो हमें नहीं पता। भाई ऑर्बिटल क्या है, 3D स्पेस में तो प्रेजेंट है, तो 3D स्पेस में तो वो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट टेल्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस एल कॉमा जीरो, यानी एक तो जीरो लेंगे हम, और जो एल जो एक्सट्रीम वैल्यू है, मेरी प्लस में जो वैल्यू है, और माइनस की वैल्यू लेंगे हम लोग। जैसे कि अगर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन हमारा पहले प्रिंसिपल शेल में प्रेजेंट है, तो वो किस शेल में प्रेजेंट होगा, l की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1, तो यहां पर n-1 क्या हो जाएगा 0, और 0 तो है ही, तो एक ही बार 0 लिखेंगे हम लोग, 0 to n-1। अब m क्या होगा, m जो है वो क्या है प्लस माइनस l कॉमा 0, तो प्लस माइनस 0 तो 0 ही होता है, और यहाँ पे 0 मतलब 0, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अगर मैं बताऊं तो 1s, और s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, ये आपको अब मैं बता रहा हूं, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 to n-1, यानी 0 और 1, और m की वैल्यू प्लस माइनस l कॉमा 0, यानी एक तो 0 और प्लस माइनस l, यानी 1 जो है उसका हम प्लस वैल्यू लेंगे और माइनस वैल्यू लेंगे, यानी ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए 3। अब देखो 0 के अंदर तो 2s अगर लेंगे हम तो 2s का एक ऑर्बिटल, ठीक है, और यहाँ पे 2p, तो 2p के देखो कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं 0 प्लस 1 और माइनस 1। अगर हम 2s लें, भाई 1s लेंगे, ऐसे ही अगर 2s लें तो 2s के अंदर भी l तो 0 ही होगा। तो जो मतलब जो सेकेंड शेल है उसके अंदर दो तरीके के सब शेल है ना, एक 2s और एक 2p, तो 2s का एक शेल और 2p के 3 सब शेल, मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2p सब शेल के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर 3 की बात करें तो 3 के अंदर 0 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 प्लस 2, तो ये 5 तरीके के ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। तो एक तो 3s बन सकता है, एक ऑर्बिटल के साथ 3p बन सकता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं p के अंदर, और 3d 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे होगा, कोई m की वैल्यू 0 होगी, किसी की वैल्यू -1, किसी की वैल्यू +1, किसी की वैल्यू -2, किसी की वैल्यू +2, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल शेल 0 1 2 3, यानी 0, +1 -1, +2 -2 और +3 -3, तो कितने शेल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हो गए। तो 4f अगर मैं लिखूं, 4s भी लिखा जा सकता है, 4p के अंदर 3 होंगे, 4d के अंदर 5 होंगे, 4f के अंदर कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब देखो मतलब p सब शेल जो होता है, p सब शेल, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। एक px के अंदर होता है, उसको हम +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। एक p जो है वो y एक्सिस में होता है, तो उसको हम -1 से डिनोट करते हैं, और एक p जो है वो z में होता है, z एक्सिस में, तो उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 से डिनोट करते हैं। d ऑर्बिटल जो xy के अंदर होगा वो -2 से, जो yz के अंदर होगा वो -1 से, जो xz के अंदर होगा, भाई d ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डम्बल होते हैं ऐसे, तो वो xy में भी प्रेजेंट हो सकता है, दो एक्सिस में प्रेजेंट होता है हमेशा d ऑर्बिटल। तो xy yz xz x² - y², तो +2, और dz² तो 0। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्वेश्चन से समझते हैं। n की वैल्यू 3 लिख दिया हमने, ठीक है। l की वैल्यू 1, l की वैल्यू किस सब शेल में होती है, sp-df में से कौन से में होती है, p वाले में, p, और m की वैल्यू 0। अब m की वैल्यू देखो 0 कहां पे हो रही है, z के अंदर, तो 3pz। हमने इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर प्रेजेंट है वो बता दिया,
किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है वो बता दिया, और उस सब शेल के अंदर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है ये भी बता दिया। यानी ये जैसे 3p का मैं अगर मैं बनाऊं डब्बा 3pz और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि p के अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो हमने थर्ड शेल बता दिया, हमने p सब शेल बता दिया, और इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर से में से कौन सा प्रेजेंट है, मान लो px ये है, py ये है और pz ये है, तो हमने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है इन तीनों में से। भाई एटॉमिक इलेक्ट्रॉन अगर तुम सिर्फ शेल और सब शेल बताओगे, तुमने 3 बता दिया शेल, तुमने p बता दिया सब शेल, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि इन तीनों में से कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये भी बता दिया कि pz के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर तुम यहां पे बात करो n = 3, l की वैल्यू 2 है, मानी p वो सब शेल कौन सा d 3d, और m की वैल्यू 0 यानी 3dz²। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं d के अंदर, 1 2 3 4 5, तो किसी dz² यानी ये xy अगर है, ये yz अगर है, मान लो ये z² है, ये xz है, और ये x² - y² है d वाला, तो ये z² के अंदर प्रेजेंट है। हमने ये बता दिया कि इन 5 एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर से इस वाले में प्रेजेंट है। सपोज किया मैंने कि z² ये वाला है। अब n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 यानी 3d, और m की वैल्यू +2 किसमें है, x² - y² वाले के अंदर, तो 3d x² - y²। ठीक है, अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं, तो pz और dz² यही दो फेमस है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में अभी तक जो सवाल बने हैं वो इन्हीं दोनों के ऊपर बने हैं, pz के ऊपर और dz² के ऊपर। क्योंकि बात ये है, अगर एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं ना, तो px और py के अंदर हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग थ्योरेटिकली भी यही मान के चलते हैं, pz को डिफरेंशिएट करना आसान होता है क्योंकि उसकी एक्सिस ही अलग है। ठीक है, ऐसे ही dxy yz और xz के अंदर, इन तीनों के अंदर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। z² और x² - y² में हम बता सकते हैं। तो इसी वजह से सवाल भी इन दोनों पे बेस्ड आए हैं, pz और dz²। अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे pz और dz² के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी क्वांटम नंबर के ऊपर, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। तो चौथा और आखिरी क्वांटम नंबर जो हमारा आता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। पहले क्वांटम नंबर जो हमारा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे हमने पहचाना कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। दूसरा क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, उससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है। तीसरा जो क्वांटम नंबर था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उससे हमें ये पता चला कि जो सबशेल हमारा जैसे sp d f सबशेल्स हैं, उसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जो sp d f की जो शेप है, तो वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है, ये हमें तीसरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया। चौथा क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बता रहा है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझते हैं इसको, जैसे कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो मान लो हीलियम जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं लिखना सिखाऊंगा अगले लेक्चर में। तो सपोज करो फर्स्ट शेल के s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो तुम उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो हमने स्पिन क्वांटम नंबर से डिफरेंशिएट किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, उसका डिनोशन ऐसा होगा, और एक इलेक्ट्रॉन हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, उसका डिनोशन ऐसा होगा। मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन नहीं, मान लो तुम लोग नियॉन, ठीक है, नियॉन ले लिया हमने, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये होती है। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे कैसे डिनोट करेंगे हम, एक क्लॉकवाइज ले लेंगे एक एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 का ऊपर लिखने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 यानी 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना p के अंदर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ना, ये हमें
एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनको भी डिफरेंशिएट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कैसे बताते हैं स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का? अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन। जैसे एंगुलर मोमेंटम किसी ऑर्बिटल का बताने के लिए क्या था? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। वैसे अगर एंगुलर मोमेंटम किसी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का बताना है तुम्हें, तो अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक टर्म होती है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताओ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हें मिलेंगे, अनपेयर्ड जो पेयर्ड नहीं होंगे, ये तो पेयर्ड है सारे। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछ ले वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का 1s2 2s2, ठीक है, 2p3 होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसके अंदर 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग हो गई इन दोनों की। 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर हो गए। अच्छा, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम कहोगे कि दो को एक साथ डाल दो, वही मैं कह रहा हूँ, रूल्स अभी आएंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, उसमें मत जाना। तो 2p के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भरेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीन अनपेयर्ड हो गए, पेयरिंग तो हुई नहीं इनकी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी नाइट्रोजन की? 3 + 1 = 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स +1। अभी अगर ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले नाइट्रोजन के लिए, तो अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो n क्या है? 3 इंटू 3 + 2 5 अंडर रूट 15 बोहर्स मैग्नेटॉन। Bm क्या है? बोहर्स मैग्नेटॉन, ये यूनिट है, ठीक है। तो अंडर रूट 15 बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, अंडर रूट n इंटू n + 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फेमस नहीं है इतना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट n इंटू n + 2 बोहर्स मैग्नेटॉन। और n क्या है? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है, ये हमारा अगला लेक्चर आएगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके कुछ रूल्स होते हैं फिल करने के, वो हम पढ़ेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ बोस प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ नीट के कुछ सवाल करते हैं, उससे ये जो चारों क्वांटम नंबर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्लियर होंगे। तो करते हैं नीट के कुछ सवाल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद n = 3, l = 1 और m = 0। तो n की वैल्यू क्या है, यानी शेल कौन सा? थर्ड। और सब शेल कौन सा है? p, क्योंकि l की वैल्यू 1 किस में होती है? p सब शेल में। और m की वैल्यू 0 कर दी, यानी ये किस में प्रेजेंट हो सकता है? p के अंदर कितने होते हैं? px, py और pz। तो ये m की वैल्यू 0 किस में होती है? pz के अंदर, तो 3pz। यानी ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं p के, उस px, py और pz, उसके अंदर ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद 3pz। तो 3pz के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? 2। अब कई लोग पूछेंगे कि भैया 3p है, जो ड्रॉपर और 12th वाले बच्चे होंगे, तो 3p है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि p तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि p के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। अरे यार, वो 3pz की बात कर रहा है, 3p के अंदर भी 3pz की बात कर रहा है, वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी, हाँ, अगर ये यहाँ पर m की वैल्यू 0 नहीं होती, वो कहता कि n = 3, l = 1, यानी 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ 3p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन अगर वो 3p के अंदर भी स्पेसिफाई कर दे कि pz के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है pz, उसके अंदर कितने आ सकते हैं, तो सिर्फ 2 आ सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इसके एक तरीके से समझ लो रेप्लिका ही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल्स, 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं, तो वो किससे डिस्टिंग्विश हो सकते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, या एजीमुथल क्वांटम नंबर से। देखो, अगर दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, यानी उनका शेल भी सेम है। जैसे ये 3pz था, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो pz में प्रेजेंट है, तो इनका शेल भी सेम है, सब शेल p है, और जो
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ओरिएंटेशन भी सेम है, यानी इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है। 3pz के अंदर क्या क्या हो गया, 3pz के अंदर शेल हो गया, p सब शेल हो गया और 3pz बता दिया, तो मतलब उसकी ओरिएंटेशन भी बता दी हमने। तो ये तीनों से तो डिस्टिंग्विश नहीं हो रहे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, किससे हो रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर्स, किससे, किस वजह से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से। यही तो आया था 19 एक्चुअली जो श्रोडिंगर वेव क्वेश्चन थी ना, उसने इन तीनों को निकाला था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। लेकिन 1925 में कुछ साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें एकदम इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा खास पोजीशन जानने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को तुम क्लॉकवाइज पोजीशन में ले लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो, और एक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर्स। अच्छा, ये आया अगला सवाल शेप के ऊपर। Which of the following pairs will have electron density along the axis? एक्सिस के along इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें से किसकी होगी? dz²। अब इसमें शेप पता होनी चाहिए, जैसे देखो dxz, dyz और dxy की जो शेप होती है वो अगर मैं x और ये y एक्सिस बनाऊं तो ऐसी होती है, ये ऐसे, मतलब ये एक्सिस के along नहीं है। देखो ना, अब देखो dx² - y² की देखना, ये देखो एक्सिस के along है। dz² की देखो शेप क्या होती है, ये, और ऐसा डोनट का शेप होता है, यानी ये भी एक्सिस के आसपास ही है, ठीक है। तो dz² dxz नहीं, dz² तो होता है, dxz नहीं होता, dxz dyz ये भी नहीं है, एक्सिस के along कहां है ये, dz², हाँ dz² होता है, dx² - y², हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। इसके अंदर dx² - y² तो है, लेकिन dxy है, ये नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक्सिस के along द एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 की होती है, dz² और dx² - y²। यहां से मैं एक और चीज बता रहा हूं, dz² जो है होता है वो डोनट शेप्ड होता है, इसका शेप याद रखना, डोनट शेप। ये ऐसे भी बोलते हैं बेबी सूदर शेप, ठीक है, डोनट शेप या बेबी सूदर शेप, ठीक है। dz² की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये dx² - y²। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा AIPMT 2015 से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। तो किसी ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, √L × L+1 × h/2π, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, d ऑर्बिटल क्या, L क्या होता है 2, भाई 0 होता है L S के लिए, 1 होता है L P के लिए, और 2 होता है L D के लिए। तो 2 × 2 + 1 × h/2π, 2 + 1 3 और 3 2 6, तो √6 × h/2π। अच्छा देखो ऑप्शन के अंदर क्या है, H के ऊपर ये वाला है साइन ऐसा, तो ये वाले क्या होता है, टो होता है टो, तो √6 × ये h/2π को ये लिखते हैं, h पे ऐसा स्लैश मार के इसको बोलते हैं टो, ठीक है। तो √6h टो, मतलब √6 टो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल विद L = 3 एंड N = 4। अच्छा, यानी 4 और L 3 का क्या मतलब है, 4f। तो देखो वैसे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का इन सबशेल जो फॉर्मूला था वो हमने क्या पढ़ा था, 4l+2। शेल के अंदर निकालने का क्या था, 2n², और सबशेल के अंदर 4l+2। तो l की वैल्यू अगर हम 3 डालें इसके अंदर, 4 × 3 12, और 12 + 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नहीं निकालना चाहें इस फॉर्मूले से, वैसे भी जो 12th और क्लास जो ड्रॉपर्स है वो समझ जाएंगे कि 4f की बात कर रहा है ये। तो 4f के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, f के अंदर 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं इसमें मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल के अंदर 2, तो 7 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 14। आंसर क्या होगा, 14। फॉर्मूले से निकालना चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, कॉन्सेप्ट से निकालना चाहे कॉन्सेप्ट से निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एटम। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था,
किसी शेल के अंदर ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, आंसर क्या हो गया 16। वैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो कॉन्सेप्ट से, भाई फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल के अंदर सब शेल कौन कौन से होते हैं, 4s 4p 4d 4f लिखे थे ना हमने, जो हमने बनाया था स्टैंडर्ड वाला जो 118 एलिमेंट्स के लिए। तो ये 4s 4p 4d 4f, s के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल, 1, p के अंदर कितने होते हैं 3, d के अंदर कितने होते हैं 5 और f के अंदर कितने होते हैं 7। तो 7 + 5 + 3 + 1 कितने हो गए 16। तो कॉन्सेप्ट से भी आ गया और फॉर्मूले से निकालना चाहो फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। तो आखिरी सवाल हमारा आज के लेक्चर का AIPMT प्रीलिम्स 2007 से, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड स्टेट विच इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा सेट जो क्वांटम नंबर का वो पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि l क्या होता है 0 to n - 1। अच्छा, अगर l 0 है तो m भी 0 हो सकता है, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है +- l, 0। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो तो तुम +½ में लो -½ में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि l जो होता है वो हमेशा n से तो छोटा ही होता है। l की क्या वैल्यू होती है 0 to n - 1, यानी n से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये वाला गलत हो गया यहां पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3 हो सकती है, क्योंकि l की वैल्यू जो है n से कम होनी चाहिए, चाहे वो 3 हो 2 हो 1 हो कुछ भी हो। ठीक है, m की वैल्यू हाँ -2 हो सकती है, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है +- l, 0, -3 से लेकर +3 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है m की, तो -2 है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर -½ ठीक है, क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज में हो इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू 1, तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि 0 to n - 1 होता है, l की वैल्यू n से तो कम होती है। अच्छा, m की वैल्यू जो है यहां पर इन्होंने क्या कर दी, अब l अगर 0 है तो m भी तो 0 ही होगा भाई। अगर l 0 है तो फिर m भी तो 0 होगा, चाहे कैसे ही कर लो, ±0 कर लो या 0 लिख लो। तो ये जो m इन्होंने -1 लिख दिया है तो गलत लिखा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू 2 हाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू ना 3 कर दी, l से ज्यादा कर दी m की वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू या तो l के बराबर होती है, मतलब +- l होती है। अगर यहाँ पर l 2 है तो मतलब -2 से लेकर +2 तक होगी वैल्यू, 3 नहीं हो सकती वैल्यू, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन देखो कौन से मैच कर रहे हैं, ANC नहीं, BCD नहीं, ABCD नहीं, B, D और E। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है, B, D और E इनकरेक्ट है, बाकी A, C करेक्ट है। ठीक है, कैसे किया हमने, L की वैल्यू हमने देखी 0 to n - 1 और M की वैल्यू हमने देखी +- l, 0। आगे बढ़ते हैं, तो पहुंच गए हम अपने लेक्चर के आखिरी और सबसे छोटे पार्ट के ऊपर, जिसमें अभी तक नीट में कोई ऐसा सवाल आया नहीं है, पर क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये टॉपिक पढ़ाते हैं इसलिए मैं भी बता रहा हूं, कभी अगर नीट में आ जाए तो। स्टेट PMTs में आओ तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। नोड क्या है, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90% होती है। ठीक है, वैसे ही नोड एक ऐसी जगह होती है उसके अंदर एटम के अंदर एक नोड एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। नोड इज दैट रीजन in an atomic orbital in which the probability of finding an electron is almost 0। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि स्फेरिकल या रेडियल नोड्स बता दो किसी ऑर्बिटल के अंदर, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है n - l - 1। ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर वो तुमसे कहे स्फेरिकल नोड इन मान लो ले लो 3p ले लो। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है इसमें 3, l की वैल्यू क्या है 1 और -1 और करना है, तो कितना हो गया 1, यानी एक स्फेरिकल नोड है 3p के अंदर। ठीक है, मान लो वो यही सवाल पूछ ले 4p के अंदर, तो n - l कितना है 1 और -1, तो 4 - 2 2 हो गया, दो स्फेरिकल नोड इसके अंदर। अगर वो तुमसे कहते कि प्लेनर या एंगुलर नोड बता दो, एंगुलर नोड
इन 3p अगर वो तुमसे पूछ ले तो ये तो l की वैल्यू है सीधा यानी 1, एंगुलर नोड 3p में 1 होगा, 4p में भी 1 होगा क्योंकि l की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, 4p में भी, 5p में भी 1 ही होगा। तो नंबर ऑफ प्लेनर या एंगुलर नोड निकालने के लिए हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बता देंगे उसका l की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालने के लिए n माइनस l माइनस 1 ये फॉर्मूला। अगर तुमसे टोटल नोड्स पूछ ले कि टोटल नोड कितने हैं तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो n माइनस l माइनस 1 प्लस l तो n माइनस 1, यानी अगर तुमसे मान लो क्वेश्चन में पूछ ले वो टोटल नोड्स इन 3p तो n माइनस 1 सीधा फॉर्मूला, यानी 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, दो नोड। ऐसे भी देख सकते हो कि 3p के स्फेरिकल नोड कितना है 1 और एंगुलर नोड कितना है, एंगुलर नोड भी 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो इसी वजह से जो टोटल नोड का फॉर्मूला बन रहा है वो n माइनस 1 बन रहा है। तो ये 3 फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालने के लिए n माइनस l माइनस 1, प्लेनर या एंगुलर नोड निकालने के लिए l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए n माइनस 1। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और श्रोडिंगर वेव से डिराइव हुए चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये छोटा सा टॉपिक नोड जो है वो डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग लाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, उसके प्रिंसिपल्स जो कि है ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन तीनों प्रिंसिपल्स को यूज करके हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, वो वाला टॉपिक अगले लेक्चर में आएगा। और फिर हम कुछ नीट के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, अगले लेक्चर पे बेस्ड, और जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट है वो पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करेगा। तो यहीं पर आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।